दूसरी स्ट्रैटेजी एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क। उस समय राजीव गांधी एक नई एग्जिम पॉलिसी लेके आए थे। एम्प्लीफिकेशन मतलब नेटवर्क और बढ़ाया इन्होंने। राजीव गांधी की जो नई पॉलिसी थी 1985 में, उस पॉलिसी में ऐसा था कि आप जितने का विदेश से विदेशी सामान लेके आओगे उतने का सामान आपको बेचना भी पड़ेगा विदेश में, तब जाकर के आपको इंपोर्ट क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाएगी। आप विदेश से सामान लाओगे, विदेश में कुछ बेचोगे नहीं, तो आपको लाने पे जो ड्यूटी है उसके कारण आपका सामान महंगा हो जाएगा। अब ये सोचिए यार, एग्जिम पॉलिसी के चक्कर में मैं तो खाली इंपोर्ट करता हूँ, मैं विदेश में तो कुछ बेचता नहीं, तो वो ड्यूटी का इनको, जैसे जीएसटी का इंपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट क्रेडिट, उसी तरह से इंपोर्ट क्रेडिट। अब इंपोर्ट क्रेडिट का फायदा उठाना, अब जो है गौतम भाई धंधे में ना होकर के भी धंधे के सारे फंडे जानते थे। इंपोर्ट क्रेडिट के लिए उनको एक्सपोर्ट नहीं करना था, उनको एक सपोर्ट चाहिए था, एक्सपोर्ट नहीं चाहिए था। एक्सपोर्ट हो गया, विदेश में बेचना, एक सपोर्ट हो गया। ऐसा आदमी जो विदेश में बेच रहा है, अगर मैं उससे पार्टनर कर लूँ तो उसके विदेश में बेचने का मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क। पूछो कैसे? इन्होंने क्या किया? ऐसी कंपनियां ढूंढनी शुरू करी। ऐसे किया कि गुज्जू दिमाग ने गुना भाग करना शुरू कर दिया, और गुजरात स्टेट एक एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन थी कंपनी। ये जो गुजरात GSEC बोलते हैं इसको, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ये हैंडीक्राफ्ट बहुत एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कुछ करते नहीं थे, तो इनके पास इंपोर्ट क्रेडिट बचा हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये गए उनके पास, बोला ऐसा भैया हमसे पार्टनरशिप कर लो, आप जो एक्सपोर्ट करते हो उसका क्रेडिट हम ले लेंगे और उसके बदले में आपको एक कन्वीनियंस फी दे देंगे, आपके लिए तो एक्स्ट्रा कमाई, आपका लग कुछ रहा नहीं है, आपका कुछ नहीं लग रहा। GSEC ने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, बताओ कितने का करो। बोला मैं तो 200 मीट्रिक टन का काम करता हूँ। अब GSEC ने दिमाग लगाया, 200 मीट्रिक टन पे समझो 200 रुपये पे 20 रुपये का, और 20 रुपये का फ़ायदा, और 20 रुपये के फ़ायदे में ये 2 रुपये की कन्वीनियंस फीस देगा, क्या फ़ायदा। GSEC ने मना कर दिया। अब ये परेशान, भैया मना कर दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, सोच देखो कितनी बड़ी है। अभी बताता हूँ क्या दिमाग लगाया इन्होंने। क्या कहा, GSEC को बोला कि ठीक है, मैं अभी 200 मीट्रिक टन का काम कर रहा हूँ ना, मैं 2000 मीट्रिक टन की आपको गारंटी देता हूँ, और अगर मैं 2000 मीट्रिक टन पे एक साल में नहीं पहुंच पाया तो पेनल्टी के रूप में वो जो पैसा है वो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, 2000 के हिसाब से दे दूंगा, उसको पेनल्टी मान लेता हूं मैं। एक कमिटमेंट करके आ गए उनको, GSEC ने हाँ कर दिया। अब ये 200 से 2000 की तरफ जा, अभी 2 मीट्रिक टन से 20 पे गए थे, 20 से 200 पे गए, 200 से 2000 मीट्रिक टन पे, यानी कि पिछली बार से 10 गुना, उससे पिछली बार से 100 गुना। गौतम भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बहुत कमाल कर दिया। जा करके कोरियंस को बोले मैं अब 200 की जगह 2000 मीट्रिक टन का ऑर्डर दे रहा हूं, मेरे को माल सस्ते में चाहिए। कोरियंस ने इनको 15% डिस्काउंट दे दिया। GSEC से इन्होंने इंपोर्ट क्रेडिट का फायदा उठा लिया, वो पैसा भी कम हो गया, डबल पैसा कम हो गया। कोरियन से भी डिस्काउंट मिला, और जो यहाँ पे टैक्स लगना था या जो ड्यूटी लगनी थी भारत में लाने की, अब वो भी नहीं लग रही। दो जगह से पैसा बचने के कारण इनका माल होगा बहुत सस्ता बाजार में। सस्ता माल होने के बाद अब इनको और कस्टमर मिल गए, इनको प्रिंस भी मिल गया, फिनोलेक्स भी मिल गया, सुप्रीम भी मिल गया, अपोलो भी मिल गया, इनको ड्यूट्रॉन भी मिल गया, प्लास्टो भी मिल गया। छोटे बड़े कई MSMEs को अपना माल बेचने लगे। लोवेस्ट PVC रेट पे इन्होंने माल बेचा। एक तीर से 2-3 निशाने इकट्ठे लगा दिए, सबने माल इतना खरीदा, पूरा प्रिंस, फिनोलेक्स, सुप्रीम, अपोलो, ड्यूट्रॉन, ये सब माल खरीदने के बाद हुआ क्या, कमिटमेंट किया था इन्होंने 2000 मीट्रिक टन का, और GSEC के होश उड़ गए, ये 10,000 मीट्रिक टन बेच दिए। जितना कमिटमेंट करके आए, एक तो वैसे ही वो कमिटमेंट 10 गुना ज्यादा थी, और 10 गुना ज्यादा की कमिटमेंट को 500% और ज्यादा कर दिया। अब 1986 में गौतम भाई बेशक जड़ से शुरू नहीं करते धंधा, लेकिन जहां जुड़ जाते हैं वहां जादू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क। अपने नेटवर्क को और बड़ा करते गए। ये ना काम के लोग ढूंढते रहे शुरू से, हमेशा हर धंधे में उन्होंने यही किया, काम का आदमी ढूंढो जिसके साथ आगे बढ़ता हूं। ये अपॉर्चुनिटी स्कैनर है, ये मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 3। अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे हर समय। PVC ट्रेडिंग में सब धंधा सुपरहिट हो गया। अब ऐसा क्या करें कि 2-3 लाख करोड़ का नया बड़ा बिजनेस बन जाए। अब कोई नया धंधा ढूंढ रहे। अब तक टीम बना चुके थे, है ना, अब टीम बना चुके थे, और टीम से इन्होंने बातचीत किया, तो टीम ने कहा सर ऐसा है, इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में 90% ट्रेड, 90% इंपोर्ट या एक्सपोर्ट समुंदर से होता है। बोले हाँ सर, समुंदर को खरीद ले, समुंदर का किनारा खरीद लें, अगर इसमें घुस गए तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा, जिसका भी होगा उस पर पैसा खाएंगे। मोटा पैसा सुन के मोटा भाई की आंखें चमक गई। फिर कहता मोटा भाई हिसाब किताब जोड़ने में लग गए, गुना भाग किया। उन्होंने कैलकुलेट किया, यार 1 लाख करोड़ का धंधा तो बन जाएगा। सुनना किया कैसे? अब आप पूछोगे कैसे 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कैसे? मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम समझ में आ गई इनको। इन्होंने कहा पोर्ट अगर मेरा हो गया तो कार्गो जो आएगा जाएगा, उसकी लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, किराया खाऊंगा। जो भी शिप आएगा, समुद्र आएगा, उसका सामान को स्टोर करना है, किराया खाऊंगा। कोई शॉर्ट टर्म होगा, कोई लॉन्ग टर्म होगा। पोर्ट में वेयर हाउस होगा, उसमें बर्थिंग अनबर्थिंग फीस होगी। बर्थ समझते हो, ट्रेन की बर्थ समझ लो आप, ट्रेन की बर्थ पर जाके बैठते हो, ऐसे ही
समुद्री जहाज से कोई सामान आता है, वो बर्थ के ऊपर रखा जाता है, उसमें पैसा लूंगा, जब उतारा जाएगा उसमें पैसा लूंगा। हाँ? और क्या होगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज में कमाऊंगा, कस्टम्स के साथ में, इंश्योरेंस के साथ में, लॉजिस्टिक्स के साथ में। अब इन्होंने सोचा इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनी बहुत बड़ी है दुनिया की, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वहां कमाऊंगा। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जिसके समुद्री जहाज है वो है मर्क। मर्क के अलावा है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, एक भारत की है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी, एक एसआर शिपिंग। ये सब कितनी सारी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी, बोला इनसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंबे समय तक आराम से स्टेबल रेवेन्यू आएगा, मतलब स्थिर होगा, रोज रोज गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा। तो ऐसा पोर्ट बनाते हैं, अब वहाँ पे बड़ी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ वेयर हाउस होगा, वहाँ टर्मिनल होगा, वहाँ जेटी, जेटी समझते हैं हम, जैसे समुद्र में ना आगे एक पतला सा पगडंडी सी जा रही होती है, जहाँ आकर के जहाज रुकता है और जेटी पे सामान उतरता है। बोला जेटी किराए पे चढ़ाऊंगा, वहाँ से रेवेन्यू लूंगा और अपने खुद का भी तो फायदा होगा। मैं भी तो इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा भी तो कमीशन का आउटफ्लो होता है जब मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो वो पैसा भी बचेगा। और जितनी दुनिया भर की कंपनीज आएंगी मेरे यहाँ ऐसी जाएंगी, तो सबका किराया खाते रहूंगा, एक बार पोर्ट बनाऊंगा किराया खाते रहूंगा और सबसे दोस्ती भी करूंगा। इनमें कोई बड़े मिल गए, उनसे कोई नया धंधा भी कर लूंगा, ऐसा नया एक्सपोजर निकाल के लाऊंगा। अब तक टीम्स पूरी रिसर्च कर चुकी थी, 2 पोर्ट सरकार खोल रही थी, एक मुंद्रा एक कांडला। दिमाग देखो गुज्जू भाई का, इन्होंने कहा कांडला छोड़ दो, मुंद्रा पकड़ेंगे। और क्यों? क्योंकि मुंद्रा में ना जो समुद्र का पानी बहुत डीप है, जब डीप होगा पानी तो बड़ा जहाज आ सकता है, अगर पानी डीप नहीं होगा तो रेत में जहाज अटक जाएगा, आगे तक नहीं आ पाएगा, किनारे तक नहीं आ पाएगा। बोला और समुद्र का पानी वहाँ डीप है, उसको लो। और वो ट्रेड जो है ना यूरोप का और मिडिल ईस्ट का, उसके नज़दीक पड़ता है मुंद्रा, इसलिए कांडला छोड़ दो, मुंद्रा पकड़ लो। गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर की। जितनी ज़्यादा जगह उतना पैसा छापेंगे, नोट छापेंगे। और यहाँ जो है इस तरफ मुंद्रा की तरफ टाइडल वेरिएशन जो होती है ना, क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती तूफान जो आता है समुद्र के अंदर, बोला यहाँ बहुत कम होता है। और इसी के पास में पेट्रोकेमिकल वाले बैठे हैं, टेक्सटाइल वाले बैठे हैं, दूसरे केमिकल वाले बैठे हैं। यहाँ पे इनका डिमांड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हो रहा है। इनको मुद्रा में मुद्रा दिख गई और उसी मुद्रा से इन्होंने कमाया। गौतम को समझ में आ गया कि अगर ये पीस मैं खरीद लूंगा ना तो ये पीस आगे चल के बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा।